हेलो डियर स्टूडेंट, झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट लोगों का स्वागत है हम लोगों के नए सीरीज में जिसका नाम है सफलता बेच 2025। जहां हम लोग 2025 के एग्जाम के लिए इतने अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे कि हम लोगों के एग्जाम में 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आए और बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड आप सभी स्टूडेंट लोगों का तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हो सके। और इस सीरीज में हम लोग करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी का जितने भी सब चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और जो इस साल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ हर वीडियो को देखते हो चैप्टर बाय चैप्टर तो आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नंबर नहीं छूटेगा। अब देखो, कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट है या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग ये सोच के चल रहे हैं कि इस बार एग्जाम में हम 90% से ज्यादा नंबर यानी 90% से ज्यादा नंबर लाएंगे तो उन लोगों को ऑब्जेक्टिव सही का सही बनाना है। झारखंड बोर्ड में 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जबकि बिहार बोर्ड में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव सही हुआ तो आपको नंबर पूरा दे देगा, ऑब्जेक्टिव गलत तो पूरा नंबर कट जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव में गलती होने का कोई भी गुंजाइश नहीं होता है। अगर सच में 90% लाना चाहते हो तो ये मान के चलो कि आपको सब का सब ऑब्जेक्टिव सही बनाना है, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्टिव सही नहीं बनाया तो हो सकता है कि 90% मार्क्स आपका ना आ पाए। इसीलिए ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है। बिहार बोर्ड झारखंड बोर्ड सब लोगों का सिलेबस सेम है। सेम ईयर पे कई सारे क्वेश्चन दोनों बोर्ड के स्टूडेंट को रिपीटेड करके पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों बोर्ड के स्टूडेंट इसको करोगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सफलता बेच आप लोगों के लिए ऐसे ही आए, बाकी सभी सब्जेक्ट का सफलता बेच आए, तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि सभी दोस्तों के बीच चैनल को शेयर करना है और सभी लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब होगा, उतना ही हम और ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करके चैप्टर बाय चैप्टर चीज़ें लेके आएँगे। अगर आप लोग मदद नहीं करोगे, चैनल को शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं होगा, तो हम आप लोगों के लिए समय नहीं देंगे, यानी हम वीडियो लेकर के नहीं आएँगे। हम समझ जाएँगे कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। तो चाहते हो कि हम लेकर के आएँ, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। तो ठीक है, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आधारभूत अवधारणाएं यानी कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, और ये चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर से आप लोगों को एग्जाम में 2 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक एमसीक्यू में यहां से आप लोगों को पूछेगा। कम से कम 2 तो पूछेगा ही पूछेगा और ज्यादा से ज्यादा 6 क्वेश्चन तक पूछेगा, और टोटल हम लोग 38 क्वेश्चन करेंगे जिससे ये पूरा चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ देखो, ये है हम लोगों का पहला क्वेश्चन। अच्छा से समझना, क्वेश्चन में बोल रहा है साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी साझेदारी समझौता मौखिक, यानी एक मिनट भाई, थोड़ा सा गलती हो गया, हाँ मौखिक नहीं, यहां होना चाहिए था लिखित। ठीक है, लिखित यानी कि रिटेन, यहां होना चाहिए था मौखिक यानी कि ओरल। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो रिटेन भी होता है, ओरल भी होता है, यानी लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है। लिखित और मौखिक दोनों, रिटेन और ओरल दोनों हो सकता है। क्योंकि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों तरीके का हो सकता है। अगर मान लो क्वेश्चन में क्या होता, इनमें से सभी ना दे करके अगर ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी पे देता इनमें से कोई नहीं, तब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लगाते, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन और ओरल दोनों होता है। लेकिन डी पे एक ऐसा आंसर दिया जो इन तीनों को सही कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए क्या बोल रहा है, साझेदारी अनुबंध बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। अब देखो, साझेदारी अनुबंध बनाना है या नहीं बनाना है, ये साझेदारों पे डिपेंड करता है, उनकी इच्छाओं पे डिपेंड करता है। वो चाहें तो साझेदारी यानी साझेदारी समझौता पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे और नहीं चाहे तो नहीं बनाएंगे। तो ये उन लोगों की इच्छा पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऐच्छिक यानी कि वॉलेंट्री। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला कि अनुबंध साझेदारी अनुबंध का होना, अगर क्वेश्चन में ये बोलता साझेदारी अनुबंध का होना क्या होता है, तब बोलना कि साझेदारी अनुबंध का होना अनिवार्य है। भाई साझेदारी अनुबंध चाहिए, ये कंपलसरी है। होना, अगर बोला कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना क्या है, तब आप बोलोगे कंपलसरी होता है। ठीक है, मेरा वर्ड को अच्छा से सुन के याद रखना, साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है लेकिन होना अनिवार्य है। आया मेरा बात समझ में? एग्जाम में कई बार कंफ्यूज होता है स्टूडेंट ये दो टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है क्वेश्चन पे,
एक साझेदारी फार्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पार्टनरशिप फार्म? अब देखो अच्छा से समझना, हम जो अभी पॉइंट आपको बता रहे इसको अच्छा से कॉपी में नोट डाउन करो। दो तरीके का साझेदारी फार्म होता है। एक अगर साधारण फार्म के बारे में बोलेगा कि एक साधारण फार्म में यानी एक ऑर्डिनरी फार्म में कितना होता है, एक ऑर्डिनरी फार्म में, तो एक साधारण फार्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या यानी कि मिनिमम, कम से कम आपका 2 सदस्य चाहिए और ज़्यादा यानी कि अधिकतम यानी कि मैक्सिमम आपका 50 हो सकता है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बैंकिंग बिज़नेस अगर बोलेगा, क्या बोलेगा? बैंकिंग बिज़नेस अगर आपको बोलेगा, तो याद रखना बैंकिंग बिज़नेस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 होगा, जबकि मैक्सिमम यानी अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो 20 होता है। और ये साझेदारों का जो अधिकतम सदस्य होता है, ये हम लोगों का साझेदारी कंपनीज मिसलेनियस अकाउंट, मिसलेनियस एक्ट में जो है इसको बताया गया था। ठीक है? इतना चीज़ों को आप लोग याद रखोगे। स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ बोल रहा था न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? न्यूनतम आपका 2 होगा। कम से कम 2 पार्टनर चाहिए, 2 लोग चाहिए तभी पार्टनरशिप स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है? चलो आगे। एक सामान्य साझेदारों में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म? मैक्सिमम बोला तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 हो सकता है। ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है साझेदारों साझेदारी का फार्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ द पार्टनर विद द फार्म इज दैट। तो एक जो पार्टनर होता है वो फार्म का स्वामी यानी ओनर भी होता है और एजेंट भी हो सकता है, यानी कि स्वामी और एजेंट दोनों होता है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ओनर और एजेंट दोनों होता है। ठीक है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पार्टनरशिप? कौन साझेदारी का विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अनुबंध का होना, एग्रीमेंट। भाई साझेदार अभी हम बताए थे साझेदारी फार्म के लिए अनुबंध का होना होना एकदम अनिवार्य है, तो ये तो विशेषता है। लाभ हानि का विभाजन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ भाई वो लोग आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेगा, बिल्कुल बांटेगा। सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी, नहीं ये बात गलत है, क्योंकि एक साझेदारी फार्म में साझेदारों का दायित्व सीमित नहीं होता है, असीमित होता है। एक पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड होता है। 2 सदस्यों का होना, मिनिमम 2 पर्सन का होना, सही बात है। तो बोला है कि कौन विशेषता नहीं है, कौन फीचर नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला ये फीचर नहीं है। आया समझ में? तो ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है अनुबंध का होना है, अभी हम समझाए थे टू बी अ एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट का होना कंपलसरी होता है। एक साझेदारी फार्म में अनुबंध का होना एकदम कंपलसरी है, फिर चाहे रिटेन हो या ओरल हो, लेकिन भाई होना चाहिए। ठीक है? बनाना है या नहीं बनाना है उन लोग पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फार्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फार्म शेयर्ड। याद रखना अगर कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फार्म में अगर एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि वो लोग जो है वो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया, यानी पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख वो लोग नहीं बनाया है, तब उस समय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में 2-3 नियम बना है उसके लिए। पहला, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो उस समय जो भी पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको इक्वली बांटा जाएगा। पार्टनर्स के बीच क्या होगा? इक्वली बांटेगा। और दूसरा, अगर कोई पार्टनर फार्म को लोन ला करके दिया है तो उस लोन पे जो फार्म होगा वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा। इसके अलावे किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी मांगता है, या अगर किसी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आईओडी है, या कोई पार्टनर अगर आपका सैलरी मांगता है, या कोई पार्टनर अगर आपको रेंट मांगता है, या तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यही 2 चीज आपको मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटेंगे यानी बराबर बांटेंगे, और लोन पे 6% का इंटरेस्ट देंगे। इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट लो और इसको याद रखना। ठीक है? एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो अगर कभी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो किसी भी पार्टनर्स को सॉरी हाँ पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटेगा? इक्वली बटाएगा। कैसे बटाएगा? इक्वली यानी कि बराबर बांटा जाएगा। आया समझ में? ठीक है?
लिख लिए ना इसको? ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी समझौते के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू 6% पर एनम के हिसाब से देगा। अभी बताए थे ना, ठीक है? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू। नहीं रे बाबा, अभी तो हम लोग पढ़े कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाता है, नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है साझेदारों का पूंजी खाता परिवर्तनशील होने पर कौन सा खाता खोला जाता है। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल विच अकाउंट इज ओपन। अब देखो इसको भी हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है? अच्छा से इसको पहले समझो और इसको नोट डाउन कर लेना। जब कभी भी बात करेगा कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पूंजी खाता का, तो आपको यह देखना होगा कि कैपिटल किस तरीके का है। अगर कभी भी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा, कौन सा कैपिटल अगर होगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा, यानी कि अगर परिवर्तनशील पूंजी है, परिवर्तनशील पूंजी है तो सिर्फ एक अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट खुलेगा कैपिटल। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड बोलेगा, अगर कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है, यानी कि अगर क्वेश्चन बोलता है कि स्थिर है या बोलेगा अस्थाई है, स्थिर या अस्थाई है, तो याद रखना उस समय दो अकाउंट हम लोगों का खुलेगा। कितना अकाउंट? दो अकाउंट। एक हम लोगों का खुलेगा कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता, और दूसरा हम लोगों का खुलता है करेंट अकाउंट। ठीक है, इसको याद रखना। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक ही अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट, और जब हम लोगों का कैपिटल क्या होगा? जब हम लोगों का कैपिटल आपका फिक्स्ड होगा तो दो अकाउंट खुलेगा, एक हम लोगों का खुलेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन अकाउंट खुलेगा? करेंट अकाउंट। ठीक है, इसको याद रखना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक, और एमसीक्यू में कंफ्यूजन करने के लिए कई सारा क्वेश्चन बनेगा। पूछ देगा कि करंट अकाउंट कब खोलते हैं, तो बोल देना फिक्स्ड रहने पे। फिक्स्ड होने पे कितना अकाउंट खोला जाता है, तो बोल देना दो अकाउंट खोला जाता है। फ्लक्चुएटिंग में कितना अकाउंट खोला जाता है, तो बोलना एक अकाउंट खुलता है। ठीक है, हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पे बोला गया था साझेदारों का पूंजी खाता परिवर्तनशील होने पर कौन सा खाता खोला जाता है। इसका मतलब बोला गया है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल विच अकाउंट इज ओपन। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो अभी बताएं, फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक अकाउंट खुलेगा हम लोगों का, कौन सा अकाउंट? सिर्फ कैपिटल अकाउंट खुलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखो 12 नंबर पे बोल रहा है साझेदारों का इतना बड़ा मच्छर, बाप रे देख दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा मच्छर है। बोल रहा है साझेदारों का पूंजी स्थिर होने पर कौन सा खाता खोला जाता है। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच अकाउंट इज ओपन। कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट खुलेगा, कैपिटल भी खुलेगा और करेंट अकाउंट यानी पूंजी खाता और चालू खाता दोनों खुला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे एक एक क्वेश्चन जो कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कर लो, इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ देख के जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और चाहते हैं सफलता बैच और आए तो जरूर चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवाना। ठीक है, आगे चालू खाता खोला जाता है, करेंट अकाउंट इज ओपनड व्हेन। तो अभी हम लोग पढ़े थे करेंट अकाउंट तब खुलता है जब कैपिटल क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। कैपिटल क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, उसी समय करेंट अकाउंट खुलता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है साझेदारों का पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। इन द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू क्रेडिटेड टू। तो पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारी पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखा जाता है। साझेदारी पूंजी खाता यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। याद है, इस तरीके से अगर मान लो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, और यहां जिस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हाँ, स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर फिक्स्ड पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड मेथड इज टू बी क्रेडिटेड। यानी जब कैपिटल फिक्स्ड है, अब देखो क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो यहां तो दो अकाउंट खुलेगा, एक हम लोग का खुलेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा खुलेगा हम लोगों का करेंट अकाउंट। तो अब सवाल ये आता है कि कैपिटल फिक्स्ड में तो दो अकाउंट खुल गया, कैपिटल और करेंट, तो बोल रहा है कि उस कंडीशन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां दिखाएंगे। तो जब दो अकाउंट खुल रहा है कैपिटल और करंट, तो याद रखना कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को दिखाया जाता है। जैसे ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस,
एडिशनल कैपिटल का बैलेंस, अगर कैपिटल विड्रॉ हुआ है तो उसको दिखाएंगे, और उसके बाद दिखाएंगे वो जो एडिशनल कैपिटल लेके आया है उसको, सिर्फ कैपिटल। इसके बाद पार्टनर्स का जो भी चीज था, जैसे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, पार्टनर्स का ड्राइंग है, पार्टनर्स का सैलरी है, रेंट है, या तो फिर सपोज कर लो आपका प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन है, तो ये सब का सब चीज किसमें जाता है मेरा, सब का सब चीज मेरा जाएगा इसमें, करेंट अकाउंट में जाएगा मेरा। ठीक है, तो बोल रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ जाएगा मेरा, करेंट अकाउंट में मेरा जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, करेंट अकाउंट में जाएगा। ऑप्शन है कहीं पे, हाँ ए देखो ऑप्शन है ना, चालू खाता, ए देखो ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा। ठीक है, आया समझ में, ठीक। आगे बोल रहा है चालू खाता है, करेंट अकाउंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। करेंट अकाउंट क्या होता है, तो बोल देना करेंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि करेंट अकाउंट किसी पर्सन का ही ना खोलते हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड, राम सोहन गीता अंकिता सोनी बबीता, ये सब का खोलते हैं। ठीक है, चलो आगे। 17 नंबर पे बोल रहा है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड। तो भाई पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस पे होगा। बिगिनिंग का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अगर कोई पार्टनर जब से कैपिटल लगाया है उस समय से उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। 1 जनवरी से लगाया तो 1 जनवरी से देंगे, 1 अप्रैल को लगाया तो 1 अप्रैल से देंगे, जब लगाया है तब से उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, हाँ बोला जा रहा है स्थिर पूंजी खाता में किस मद को शामिल नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट अपीयर इन द फिक्स्ड पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो यहां से किसको नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट खुलेगा, कैपिटल और करेंट अकाउंट। एडिशनल कैपिटल यानी अतिरिक्त पूंजी को दिखाएंगे। पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाएंगे। पूंजी पर प्रारंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस जाएगा। पूंजी का अस्थाई आहरण परमानेंट विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ना विड्रॉन ऑफ कैपिटल को नहीं दिखाएंगे। एक मिनट, हाँ स्थिर पूंजी के मध्य परमानेंट हाँ ठीक है, इसी को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसको नहीं दिखाएंगे, बाकी सबको दिखाएंगे। ठीक है, बाकी सबको दिखाया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर पे बोल रहा है लाभ हानि नियोजन खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज। तो लाभ हानि नियोजन खाता एक नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता होता है। अब हम आप लोगों को एक चीज समझा रहे हैं, जीवन में हमेशा मेरा इस चीज को याद रखना, कोई भी ऐसा अकाउंट जो आपका लास्ट, आप कोई भी अकाउंट बनाए, अगर उस अकाउंट को बनाने से लास्ट में आपको अगर प्रॉफिट या लॉस का पता चल रहा है तो वो अकाउंट मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट होगा। अगर उस अकाउंट को बनाने से लास्ट में प्रॉफिट या लॉसेस का पता चल रहा है तो वो अकाउंट मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट होगा। एग्जांपल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि विनियोजन खाता एक नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओगे तो लास्ट में आपको इसमें भी क्या मिलेगा, या तो प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, तो ये भी हम लोगों के लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो इसमें भी लास्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट, ये सब मेरे लिए कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होता है। आया मेरा बात समझ में, इसको हमेशा याद रखोगे। ठीक है, चलो आगे। बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन पे लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, क्या पता लगाने के लिए, तो ये विभाजन लाभ का निर्धारण करने के लिए, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट यानी पार्टनर्स को अभी जो प्रॉफिट बांटना है उसके लिए हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, सिर्फ फार्म का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के लिए। आगे, कंपनी विविध नियम 10/2014 के अनुसार साझेदारों संख्या में सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी। अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पार्टनरशिप शेल। देखो पहले क्या था ना, पार्टनरशिप का मिनिमम नंबर तो फिक्स था, लेकिन मैक्सिमम नंबर पता नहीं था कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का मैक्सिमम नंबर कितना होता है। तो ये 2014 में जो कंपनी का मिसलेनियस एक्ट आया उसी में बोला कि एक साझेदारी में सदस्यों की न्यूनतम अधिकतम संख्या 50 तक हो सकती है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। ठीक है, तो ये 50 वाला बात यहाँ हुआ था मेरा।
ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू क्रेडिटेड। किसमें मतलब किस चीज को यहां से पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखाते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखाते हैं, पूंजी पर ब्याज। हानि लाभ हानि खाते यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। कुछ गलत तो नहीं ना कर दी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज क्रेडिटेड टू, अरे भाई नहीं नहीं गलत बता दिए ना। किस खाते के क्रेडिट में जाता है ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा ना। ठीक है, सी नंबर होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाए जाते हैं। when time of withdrawals are not mentioned interest on drawing is charged। जब समय पता नहीं होगा कि कौन पार्टनर कब विड्रॉ किया है तो उस समय हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो एवरेज पीरियड होता है मेरा, कौन सा पीरियड भाई? जो एवरेज पीरियड होता है मेरा, एवरेज पीरियड, वो हम लोगों का होता है 6.5। ठीक है, या 6.5 को आप बोल सकते हो 6/1/2। ठीक है, तो ढूंढो कहीं पे 6.5 है या 6.1/2। देखो 1 मिनट, नहीं नहीं गलत बोल दिए, रुको जी। समय ना दिया हो तो 6 मंथ्स लिया जाता है, 6 मंथ, सॉरी 6 मंथ। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब हम आपको कुछ कुछ चीज नोट्स लिखवा रहे हैं, इसको अच्छा से लिखना। देखो समझो मेरा बात को अच्छा से। हाँ, जब कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म से कैपिटल पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है यानी कि ड्रॉइंग्स करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग काटने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो अगर कोई कोई पार्टनर होता है पर मंथ के ओपनिंग में निकालता है, पर मंथ के क्लोजिंग में निकालता है, पर मंथ के मिडिल में निकालता है, क्वार्टर ईयर का ओपनिंग, क्वार्टर ईयर का क्लोजिंग, अलग अलग डेट पे निकालता है। तो अगर कुछ बदलता है ना तो ये एवरेज पीरियड आपका बदलता है। अगर कुछ बदलेगा तो क्या बदलेगा? ये एवरेज पीरियड आपका बदलता है। हम आपको याद करने का तरीका बता दे रहे हैं, अभी याद कर लो। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी मंथ के ओपनिंग डेट को पैसा निकालता है, सेम अमाउंट, जैसे हर एक महीना 1,000 निकाल रहा है, 1,000 सेम अमाउंट, 2,000 निकाल रहा है तो हर महीना 2,000, 3,000 निकाला तो 3,000 हर महीना। तो देखना अगर वो पर्सन पर मंथ के ओपनिंग में सेम अमाउंट निकाल रहा है, पर मंथ के ओपनिंग में सेम अमाउंट निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड आपका होगा 6.5 यानी कि 6.5/12। और अगर पर मंथ के क्लोजिंग को वो निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड आपका होगा, पर मंथ का क्लोजिंग है ना, 5.5/12, 5.5 यानी कि 5.5/12। और अगर पर मंथ के मिडिल है तो वही पर मंथ के मिडिल है तो 6 मंथ या 6/12 या 1/2। और अगर समय मेंशन नहीं है कि कब निकाला तब भी उसको यही 6/12 ही लेते हैं। और अगर क्वार्टर ईयर का ओपनिंग में निकाल रहा है, क्वार्टर ईयर का मतलब होता है भाई 3-3 महीना में, क्वार्टर ईयर का ओपनिंग में अगर निकाल रहा है तो एवरेज पीरियड होता है हम लोगों का 7.5/12 या 7.5। ठीक, और अगर क्वार्टर ईयर का क्लोजिंग में निकाल रहा है तो ये होगा हम लोग का 4.5/12। इतना चीज को आप याद रखोगे। ठीक है, पर मंथ का ओपनिंग होगा तो 6.5, पर मंथ का क्लोजिंग 5.5, मिडिल होगा तो 6/5 या 6/2 यानी कि 6/12 हाफ, क्वार्टर का ओपनिंग 7.5, क्वार्टर का क्लोजिंग 4.5। क्लियर है? याद रखना इसके ऊपर बुक में आप लोगों को कई सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया होगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है ना, चलो आगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? व्हेन वाज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पास? ये पास हुआ था 1932 को लागू हुआ था भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। आगे, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं आए तो वेतन दिया जाएगा? अरे नहीं भाई, सैलरी थोड़ी दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, नॉट टू बी पेड सैलरी। हाँ, सैलरी दिया नहीं जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। ठीक, अभी बताए थे ना पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो दो चीज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर बांटेंगे और लोन पे 6% का इंटरेस्ट देंगे। आगे, एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद है, ठीक है, कौन सी मद
लिखी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द फर्म? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज को दिखाएंगे, बिल्कुल। साझेदारों का वेतन, पार्टनर सैलरी, हाँ ये भी जाएगा डेबिट साइड, ये भी जाएगा डेबिट साइड। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी डेबिट साइड है। किसको लिखा जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जाएगा डेबिट में, पार्टनर सैलरी जाएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जाएगा। इनमें से सभी, अच्छा ऑप्शन इंग्लिश में गलत है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है बच्चा, इंग्लिश वाले लोग थोड़ा देख लेना, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से सब 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 सबको दिखाएंगे। आगे बोला गया है साझेदारों के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाएगा। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इन डेबिटेड टू। सिंपल बात है, अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन मतलब ड्रॉइंग्स कर रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग के नाम से या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोला गया है साझेदारों का दायित्व होता है, लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, यानी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। लेकिन एक नया एक्ट पास हुआ था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में यह बोला गया है कि पार्टनरशिप का लाइबिलिटी उसके कैपिटल के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहां वो नहीं है वो चीज। साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए? पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए। कितने लोग चाहिए? 2 लोग, क्योंकि एक अकेला आदमी कभी भी अपने साथ पार्टनरशिप नहीं चला सकता है। ठीक है, आगे फार्म के लिए साझेदारों, आहा, फार्म के लिए, अच्छा इस चीज को हम समझाते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे पार्टनर्स है, यहाँ पे कौन है? पार्टनर्स। अभी जो चीज समझा रहे हैं समझना अच्छा से। यहाँ पे फार्म है, ये हम लोगों का क्या है? फार्म है, फार्म। अब ध्यान से समझना, हम क्या सिखा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये जो पार्टनर्स लोग है, ये पार्टनर्स लोग क्या किया है? ये पार्टनर्स लोग फार्म पे क्या लगाया है? कैपिटल लगाया है। क्या लगाया है? कैपिटल। अब अगर कैपिटल लगाया है तो फार्म इससे मतलब ये जो पार्टनर्स है, ये ये पार्टनर्स फार्म से क्या लेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा। क्लियर बात है? अब भाई पार्टनर्स कैपिटल लगाया है फार्म में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लेगा। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड कौन कर रहा है? फार्म। तो इस कंडीशन पे ये जो फार्म है, फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा पता है? एक्सपेंसेस होगा। क्या होगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा। और ये पार्टनर्स को तो मिल रहा है ये चीज, पार्टनर्स को तो ये चीज मिल रहा है, तो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा पता है? इनकम एंड गेन्स होगा। क्या होगा? इनकम एंड गेन्स होगा। बोलो यहां तक मेरा बात समझ में आया? क्लियर बात है? और जस्ट इसका उल्टा, अब ध्यान से समझना। अब हम क्या बोल रहे हैं? अब अगर कोई पार्टनर फार्म से कैपिटल ड्रॉइंग्स कर लेता है, पार्टनर फार्म से कैपिटल क्या कर लिया? ड्रॉइंग्स कर लिया। अगर ड्रॉइंग्स किया है तो फार्म यानी कि पार्टनर्स जो है वो फार्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स देता है फार्म को, तो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, और वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फार्म को तो मिल रहा है, तो फार्म के लिए वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या बन जाएगा? इनकम एंड गेन। यानी फार्म के लिए ये जो फार्म है मेरा, कहाँ समझाएं? यहाँ समझाएं। ये जो मेरा फार्म है, फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेरे क्या है? इनकम एंड गेन्स है, आय एवं लाभ है। लेकिन पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? इसके लिए है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, इस चीज को याद रखना। 4 क्वेश्चन यहां से बनेगा, 4 क्वेश्चन हम आप लोगों को यहां समझा दिए। एक चीज ये है हम लोगों का यहां, एक चीज यहां है, और ये हम लोगों का एक चीज यहां है। ठीक, अच्छा से कॉपी में इसको नोट डाउन करके रखना, क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, हो गया ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे। देखिए अब बोल रहा है फार्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या है? फॉर द फार्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। तो भाई फार्म को तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा, तो फार्म के लिए वो क्या है? तो फार्म के लिए वो है इनकम एंड गेन्स, यानी कि इनकम है, आय है, उसके लिए आय है। ठीक, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में साझेदारों के लिए साझेदार के लिए साझेदारी के आहरण पर ब्याज है। फॉर द पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। भाई पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स तो पेड करेगा ना,
तो पार्टनर्स के लिए वो एक्सपेंसेस है, लॉसेस नहीं है, लॉसेस नहीं है, क्या है, एक्सपेंसेस है, व्यय है, ठीक है, खर्चा है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है फार्म के लिए साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। फॉर द फार्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, फार्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? तो भाई फार्म तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करता है, पेड करता है, तो फार्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंसेस है। क्या है फार्म के लिए, एक्सपेंसेस है वो चीज, ठीक। आगे फार्म के लिए पूंज फार्म, एक मिनट क्वेश्चन गलत पढ़ दिए थे क्या? फार्म के लिए पूछा था या साझेदार के लिए पूछा था ये? फॉर द, ठीक है, फार्म के लिए साझे फॉर द, यही क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया। साझेदारों पर पूंजी पर ब्याज है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साझेदारों के पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो फार्म के लिए क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, यानी कि विनियोग होता है। प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इसलिए उसको एप्रोप्रिएशन माना जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, लाभ हानि विनियोजन खाते के क्या लाभ को किस अनुपात में बांटा जाता है? इन विच रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सिंपल बात है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा उसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में एग्रीमेंट पे बोला है। अगर एग्रीमेंट पे इक्वल बोला तो इक्वल बांटेंगे, एग्रीमेंट पे कैपिटल रेशियो में बोला तो कैपिटल रेशियो, और एग्रीमेंट अगर साइलेंट है, एग्रीमेंट अब्सेंट है, एग्रीमेंट है ही नहीं है तो इक्वली। कभी भी अगर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो नहीं दिया होता है तो ओल्ड रेशियो हमेशा इक्वल माना जाता है, ठीक। तो हमेशा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उन लोगों का, उसी रेशियो में उन लोगों को बांट के खत्म कर देंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं, बस खत्म होने वाला है। साझेदारों के द्वारा फार्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन बाय पार्टनर्स टू द फार्म इज कॉल्ड, यानी पार्टनर्स लोग फार्म को जो एडिशनल लोन ला करके दिया या कैपिटल ला के दिया, उसमें फार्म को जो इंटरेस्ट पेड करना है, फार्म जो इंटरेस्ट देगा वो फार्म के लिए क्या होगा, तो वो फार्म के लिए चार्जेस होता है। फार्म के लिए क्या होता है, चार्जेस, यानी कि भार होता है। चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ का विनियोजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी पढ़े थे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है, यानी पूंजी पर ब्याज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, साझेदारी फार्म में लाभ हानि का विभाजन होता है। इन द पार्टनरशिप फार्म प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, साझेदारी समझौते के आधार पे। अब उसमें जो रेशियो में लिखा होगा उसी रेशियो में हम लोग इसको बांट के दिखाते हैं। क्लियर है? बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन हम लोगों को इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, और बिलीव मी इससे ज्यादा इस चैप्टर से फिलहाल कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछेगा। बिंदास हम जितना क्वेश्चन करवाए हैं कर लो, एग्जाम में जाओ एकदम फोड़ के रख दो। और क्वेश्चन बताने के दौरान जो भी हम एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स करवाते हैं उन सारे वर्किंग नोट्स को लिखते जरूर जाना, क्योंकि इससे आपका नॉलेज इतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप हमसे पूरा सीरीज कर लेते हो तो आप बोलोगे कि यार सर गजब आ गया, मजा आ गया, आप हम यहाँ थे पढ़ाते पढ़ाते आप हम लोग को यहाँ लेकर के आ गए हो। चाहते हो इसी टाइप का आपका सफलता बेच और आए, सफलता बेच से और वीडियोस आए, तो आप चैनल को ज्यादा शेयर करो, ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा सब्सक्राइबर होगा, स्टूडेंट जितने ज्यादा जुड़ेंगे, जितने ज्यादा आपका लाइक शेयर और कमेंट आएगा उतना ही ज्यादा हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है, चाहते हैं वीडियो आए तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।